नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में सरकार का कर्ज बड़ा सियासी मुद्दा है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर लगातार हमले बोलती आई है। वहीं अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कर्ज का भार अब भी लगातार बढ़ रहा है, जिस पर कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है और कह रही है कि हमेशा कर्ज और धरने की दुहाई देने वाली बीजेपी सरकार अब 3 महीने में ही 13 करोड़ कर्ज की योजना बना चुकी है। तो फिर कैसे छत्तीसगढ़ कर्ज से उबरेगा? तो आज छत्तीसगढ़ के कर्ज पर होगा सियासी घमासान, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में सरकार का कर्ज बड़ा सियासी मुद्दा है। विपक्ष में रहते हुए बीजेपी जहां तत्कालीन सरकार पर लगातार हमले बोलती रहती थी, वहीं अब प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन कर्ज का भार अब भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस के पास सरकार को घेरने का मौका है, जिसे वो बखूबी भुना भी रही है। कांग्रेस की तरफ से उद्धव वर्मा कहते हैं कि सरकार बने हुए अभी 3 महीने हुए, शुरुआती दिनों में ही 9,000 करोड़ का कर्ज सरकार ले चुकी है। 4,000 करोड़ कर्ज होने वाला है। जब कांग्रेस कर्ज लेती थी तो यही बीजेपी की सरकार धरना प्रदर्शन करके कहती थी कि कर्ज लेकर प्रदेश को डुबो दिया है, लेकिन इनकी क्या स्थिति है, पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। देखिए, सरकार बने अभी 3 महीना हुआ है और 3 महीना में शुरुआती दिनों में ही 9,000 करोड़ रुपए का ही कर्जा ले चुके हैं और 4,000 करोड़ और लेने के लिए प्रयासरत हैं। पूरी जनता छत्तीसगढ़ की ये भली भांति जानती है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये धरना प्रदर्शन और हर जगह ये बात बोलते थे कि कर्ज में डुबा दिए। तो इनकी क्या स्थिति है ये पूरा प्रदेश देख रही है, प्रदेश की जनता देख रही है कि लोग चुनाव जीतने के लिए अनाप शनाप घोषणा किए थे और उसको पूरा करने में ये सक्षम नहीं है, और कर्ज के ऊपर कर्ज लादने का काम, आम जनता को परेशान करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये सर्वविदित है। वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 सालों में कांग्रेस ने सिस्टम को बिगाड़ दिया है और छत्तीसगढ़ का पैसा भ्रष्टाचारियों के हाथों में पहुंचाया है। मैं मानता हूं कि वित्तीय व्यवस्था में जब आप सिस्टम को सुधारते हैं तो लोगों के, भ्रष्टाचारियों के जेब में कम पैसा जाता है और सरकार के खजाने में ज़्यादा पैसा आता है। और जब सिस्टम को आप बिगाड़ते हैं तो भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा जाता है और सरकार के खजाने में कम पैसा आता है। दुर्भाग्य के साथ कहना चाहूँगा कि पिछले 5 सालों में कांग्रेस की, जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार थी, उसने सिस्टम को बिगाड़ करके लोगों के जेब में, भ्रष्टाचारियों के जेब में ज़्यादा पैसा पहुँचाया, अपने एटीएम में ज़्यादा पैसा पहुँचाया और सरकार के खजाने में कम पैसा पहुँचाया। वही बात अगर आंकड़ों की करें तो जनवरी से अब तक 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार ले चुकी है। फिर सरकार ने 4,000 करोड़ रुपए कर्ज के लिए आरबीआई का दरवाजा खटखटाया है। इसमें 4,000 करोड़ को शामिल कर दें तो 2 महीने में सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 13,000 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा, जबकि कुल कर्ज 1,04,000 करोड़ हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश की मौजूदा बीजेपी सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर सरकारी खजाना खाली करने का बार बार आरोप लगा रही है। उसके आंकड़े कहते हैं कि 5 साल तक प्रदेश की सत्ता में रही भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने करीब 50,000 करोड़ का कर्ज लिया है। विधानसभा में चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 का तृतीय अनुपूरक बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन को बताया था कि 17 दिसंबर 2018 को राज्य पर कुल कर्ज 41,995 करोड़ रुपए था, जो बीते वर्षों में बढ़कर दोगुना से ज्यादा हो गया। राज्य पर 31 जनवरी 2024 की स्थिति में कुल 95,754 करोड़ का कर्ज है, जिसमें से 8,074 करोड़ रुपए जीएसटी ऋण और 5,696 करोड़ रुपए है। केंद्र से पूंजीगत व्यय के लिए प्राप्त ऋण को कम करने पर वर्तमान में राज्य का शुद्ध कर्ज 31,984 करोड़ रुपए है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 16.1% है। फिलहाल आंकड़ों के आधार पर सरकार और विपक्ष कर्ज के मामले में एक दूसरे पर हमलावर अपने अपने कार्यकाल की तारीफें करते हुए एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इंडिया वॉइस के लिए रायपुर से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट।
तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सरकार पर कर्ज को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं, आज उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ रितेश मोरे जी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल रितेश जी आपसे ही, जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि लगातार जब आप सत्ता में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो कर्ज को लेकर आपके धरने रहते थे, लेकिन अब आपकी सरकार है और 3 महीने में ही 13,000 करोड़ के कर्ज की योजना बन चुकी है, जिस तरह से आपने कर्ज लिया है और तमाम योजनाओं की घोषणा की है। इसके बाद क्या कहना है, इस तरह की योजना के बाद यदि छत्तीसगढ़ को आप कर्ज से मुक्त करने की बात करते हैं तो वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा? सबसे पहले तो इंडिया वॉइस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और जैसे कि आज जो प्रश्न उठा है कि छत्तीसगढ़ को वापस कर्ज में डुबाने का, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बार देखना चाहिए कि उन्होंने 5 सालों में जो कर्ज लिया है, 5 साल में उन्होंने जो वादा किया था जनता से, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। और हम जब सत्ता में आए हैं तो आपने देखा कि हम मोदी जी की गारंटी के रूप में हमने एक संकल्प पत्र पारित करते हुए छत्तीसगढ़ की जनता को एक सौगात दी, जिसमें हमने महतारी वंदन योजना होगा, चाहे गरीब किसानों को उनके बकाया 2 साल का बोनस देने की बात होगी, हमने दिया है। और साथ ही अभी हमने 31 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का जो वादा किया है उसको भी हमको देना है। और जन कल्याणकारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जो काम में लगे हुए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी वादों को पूरा करती आ रही है। तो मुझे लगता है कि वित्तीय वर्ष नहीं रितेश जी, वादे तो आपके चुनावी वादे तो आपके पूरे हो रहे हैं, लेकिन कर्ज मुक्ति जो बड़ा मुद्दा आप जब विपक्ष में थे तब भी था। कांग्रेस की बात करें तो 5 साल में 50,000 करोड़ कर्ज लिया है और आपकी बात करें तो 3 महीने में 13,000 करोड़। ऐसे में 5 साल में ये आंकड़ा कहा जाएगा, इस बात का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। देखिए प्रियंका जी, अभी जो कर्ज है मात्र 9,000 करोड़ का लिए अभी 9,000 करोड़ का है और उसके बाद 4,000 करोड़ का एक और जी। तो मैं कहना चाहता हूँ ये जो 9,000 करोड़ कोई किसी की जेब में नहीं गया, इस प्रकार से कांग्रेस सरकार में लोगों के जेबों में भरने का काम किया था। कांग्रेस नेता और उसके नेता आपस में बांटने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी जन कल्याणकारी योजना अनिल जी जवाब दीजिएगा इस पर। खर्चा कर रहे हैं। देखिए प्रियंका जी, चिंता इस बात की है, अभी वित्त मंत्री को हम सुन रहे थे आपके लोकप्रिय चैनल पर, वो कह रहे थे कि सिस्टम खराब था इसलिए कर्जा लेना पड़ा। तो वित्त मंत्री जी जरा बताएंगे कि लोगों के खाते में अगर पैसा चला जाता है पूंजीपतियों के, भ्रष्टाचारियों के, तो देश का 54 लाख करोड़ का कर्जा अगर 205 लाख करोड़ पहुंचा है, ऐसी कौन सी आवश्यकता मोदी सरकार को पड़ गई कि 150 लाख करोड़ का कर्जा लिया गया, जबकि उसका चौथा हिस्सा 50 लाख करोड़ के करीब मात्र 47 से अभी तक था। वो कौन सा सिस्टम था अरबपतियों के जेब में पैसा डालने का? पहले तो वो जवाब दें। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस की सरकार में लगभग 2 लाख करोड़ लोगों की जेबों में डाले गए, खातों में डाले गए। जो मनमोहन सरकार ने आधार कार्ड का सिस्टम लाया और डायरेक्ट टू बेनिफिट कांग्रेस लेकर आई, और वो डायरेक्ट टू बेनिफिट की देन थी कि लोगों के खाते में पैसे डाले गए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने जुम्मा 2 महीने भी नहीं हुए, और सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात यह है प्रियंका जी कि वादे भी पूरे नहीं हो रहे। महतारी वंदन योजना में देश के प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ की पावन माटी पर खड़े होकर ऐलान किया कि रमन सिंह जी यहाँ बैठे हैं, इनकी पत्नी को भी मिलेगा। अभी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनकी पत्नी को भी मिलेगा, कलेक्टर और एसपी की भी पत्नी को मिलेगा। लेकिन अब कहते हैं कि संविदा कर्मी भी है तो उसकी पत्नी को नहीं मिलेगा। आपने 1 करोड़ महिलाओं में से 85 लाख महिलाओं को तो ऐसे ही वंचित कर दिया इस महतारी वंदन योजना स्कीम से। आप सुशासन दिवस पे कह रहे हैं कि हमने साहब 2 साल का बोनस डाला। आज आप किसानों से जाइए प्रियंका जी, भौतिक रूप से सत्यापन करिए, एक भी किसान उस पैसे को नहीं निकाल पा रहा है। हर हफ्ते 5,000 रुपए सिर्फ निकलते हैं किसानों के खाते से, देखने के लिए उनके खाते में पैसा है। ये कौन सा वित्तीय कुप्रबंधन है? रितेश जी, ये किस तरफ स्टेट जा रहा है? जवाब दीजिएगा। आज स्टेट को ये सिर्फ अदानी जी को सौंपने में सरकार बनाने से लग गए हैं। आप हसदेव में देख लीजिए, 10,000 से ज्यादा पेड़ों की कटाई हो गई पूरे प्रदेश में। कैसे हम पूरी माइनिंग को अदानी की गोद में डाल दें, सिर्फ इसकी स्कीम में सरकार लगी है। ना इसको छत्तीसगढ़ की चिंता है। रितेश जी जवाब दीजिएगा। अनिल जी का कहना है कि कर्ज तो ले रहे हैं लेकिन योजनाओं में उसका असर दिखाई नहीं दे रहा है। आप जिन वादों की बात कर रहे हैं वो वादे भी पूरे नहीं हो रहे।
देखिए, जिसके घर कुछ शीशे के हो, दूसरों के घर पत्थर नहीं मारा करते। 5 सालों में उन्होंने केवल कर्ज लेकर के केवल भ्रष्टाचार के आंकड़ों में घूमने का काम किया है। अनाज घोटाला किया है, गोबर घोटाला किया है, उन्होंने धान घोटाला किया है, जमीन घोटाला किया है, इनके मंत्रियों ने इनकम टैक्स की चोरी की है। महादेव साहब में मुख्यमंत्री कांग्रेस में चोरी की होगी साहब, इसलिए हम मुझे नहीं कर लगता रहे है हैं, कि काम नहीं पहले चलेगा। जिलेवार में आप एक लोकप्रिय चैनल पर बैठे हैं, छत्तीसगढ़ की आपको जनता देना की होगा। भलाई के लिए किया है, कांग्रेस ने क्या किया छोड़ दीजिए, आपको बहुमत है, आपको जवाब देना सड़क होगा। के जो काम जो 5 साल में रुक गया था, हमने तो चालू करने का काम किया है। यहाँ पर आपने देखा है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को बचाने के लिए वापस राजीव जैसे कुंभ को हम तबादला उद्योग चला रहे हैं, प्रयास किया है। उद्योग और हसदेव जंगल की जो बात करें, रोज अधिकारियों को एडजस्ट कर रहे हैं, कैसे लोकसभा का चुनाव जीते, कौन सा हमारा अच्छा हो रहा है, कहाँ पिट चुका। बार बार उसके अलावा सरकार ने कोई काम नहीं किया है और कर्ज लेने का काम मुझे किया लगता है। है कि इनका प्रश्न पूछने का जो मंच है वो गलत जगह है। और ये बात करते, जो आंकड़े की बात कर रहे, एक बार आंकड़ा निकाल करके देखे कि माताजी वंदन योजना के तहत अभी केवल 54 लाख लोगों का भी आवेदन स्वीकार हुआ है। 85 लाख 54 रुपए आपने किसी को दिया क्या, ये बता दीजिए। चौहान जी को दूसरी बात मैं बता आप दे रहा एक सार्वजनिक चैनल पर इस लोकप्रिय चैनल पर ये कहेंगे कि इन 54 लाख महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने आवेदन किया है। मैं आपको चुनौती देता हूँ रितेश जी, आप स्वीकार कर लीजिए कि इन 54 लाख काम को हम स्वीकार करेंगे। आप भरवाना उपलब्धि नहीं है, आप उन माताओं बहनों को आप पैसा देंगे। आप एक लोकप्रिय चैनल पर वादा करिए कि मैं सरकार की, ठीक है, मैं आती हूँ। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। करता हूँ कि 54 लाख महिलाओं को मिलेगा। अनिल जी, रितेश जी आपके पास आती हूँ मैं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, जिस तरह से यहाँ पे कर्ज को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और बीजेपी की यदि बात की जाए तो अभी 3 महीने में जितना लंबा चौड़ा कर्ज लिया है, 5 सालों की बात करें तो जाहिर सी बात है विकास काम के लिए कर्ज तो लेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ कर्ज मुक्ति की क्या योजना आप कोई देख पा रहे हैं नई सरकार में? देखिए प्रियंका जी, इसे IMF के दिसंबर में जिस तरह से वो भारत को के ऊपर टिप्पणी की है, भारत सरकार को एक गाइडलाइन दी है कि भारत का जो GDP है जी, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट के भी कर्ज शामिल हैं, जी, सरकारी कंपनियों के कर्ज शामिल हैं और केंद्र सरकार के कर्ज शामिल हैं, वो यहाँ के GDP के बराबर हो गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी बात आती है इसमें कि IMF का जो गाइडलाइन है कि किसी भी सरकार का 60% से ज्यादा का लोन नहीं होना चाहिए GDP से, तो यहाँ पर यह बहुत ही चिंतनीय विषय है। इसी तरह से राज्य सरकारों की जो स्थिति है वो 25% से लेकर के 31% बढ़ चुका है, जो मैक्सिमम है। चौधरी जी जो बजट प्रस्तुत किए थे कुछ दिनों पहले जी, उसमें वो 2.9% की बात किए थे। इसका मतलब वही है कि हम बाउंड्री में अब पहुंच गए। इसके पीछे कारण बहुत से हैं, चाहे कोविड के बाद, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या समस्त राज्य सरकारों के कर्ज में जो वृद्धि हुई और राजकोषीय घाटा केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का बढ़ता गया। वर्तमान समय में राजकोषीय घाटा केंद्र सरकार का 5.9% है जी, और राज्य सरकारों का भी यही है। राउंड फिगर ये 10% होता है जी, और भारतीय नागरिकों की जो बचत है वो 50 साल में सबसे कम स्तर पर पहुंच गई है, वो है 5.1% और उनका कर्जा है 5.8। राजकोषीय घाटा को अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से देखेंगे प्रियंका जी, तो हमको डबल करना पड़ेगा बचत को, क्योंकि सरकारें शॉर्ट टर्म लोन ले रही, जो बचत है उसके ऊपर। इसी तरह IMF का एक बहुत बड़ी टिप्पणी है और वह टिप्पणी यह है कि भारत में विदेशी कर्ज वाली बात नहीं, बॉन्ड मार्केट से कर्ज वाली बात नहीं, वो बैंकों और सरकारों का, उनका कहना था नेक्सेस काम करता है और आम नागरिकों का बैंकों में जो पैसा जमा है उसमें 30% सरकारी कर्ज है। तो इन सब दृष्टिकोणों को व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, चाहे केंद्र सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो या अन्य प्रांतों की सरकारें। वर्तमान समय में जिस तरह से लोग कल्याणकारी कार्यों को अंजाम देने के लिए तरह तरह की योजनाएं बना रही हैं,
जिसके कारण से उनको विपुल पैमाने पर नहीं, राजकोषीय छत्तीसगढ़ में घाटा यदि हो देखा रहा। जाए डॉक्टर अजय, तो भारतीय जी। जनता पार्टी का जिस तरह से कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में इतना कर्ज हुआ, लेकिन जो कार्यकाल में हुआ वो हुआ, अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। क्या आपको मौजूदा सरकार में कोई इस तरह की योजना नजर आ रही है जिससे कर्ज मुक्ति की तरफ छत्तीसगढ़ आगे बढ़ सके? बहुत बढ़िया प्रश्न है प्रियंका जी। एक्चुअली भारत में जो कर्ज जो बढ़ना चालू हुआ, चाहे सब राज्य सरकारों का हो या केंद्र सरकार का, 2016 से आरंभ हुआ। और इस दरमियान जब कोविड आया तो इसमें वृहद पैमाने पर सरकारों को आम नागरिकों के लिए खर्च करना पड़ा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। जी। ना तो बीजेपी, ना कांग्रेस, ना अन्य राष्ट्रीय राजनीतिक दल और ना ही अन्य क्षेत्रीय राजनीतिक दल सत्ता में आ गए तो कर्ज जीरो कर देंगे, इस पोजीशन में नहीं है। राजस्व जिस तरह से उनको अपना इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट कम करना पड़ेगा, राजकोषीय घाटा कम करना पड़ेगा, वित्तीय अनुशासन की बात आएगी, बहुत से इसके आयाम हैं जिनके कारण से कोई भी पार्टी दावा नहीं कर सकती कि मेरी पार्टी सत्ता में आ गई तो हम लोन विहीन कर देंगे। कर्ज का जो हम कह सकते हैं कि जो मकर जाल है प्रियंका जी, ये IMF और वर्ल्ड बैंक बार बार हमको चेतावनी दे रहा है। और कुछ समय पहले अक्टूबर में RBI का भी जब वो जगे कि ये सरकारें तो ले रही, सरकारी कंपनियां ले रही, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन आप और मैं पर्सनल लोन और साथ ही साथ क्रेडिट कार्ड में जो जिस पैमाने पर कर्जा लिए हैं और बचत कम है, तो अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से इसको काफी व्यापक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रीपेमेंट का समय आ रहा है। चाहे केंद्र की सरकारें हो या राज्य सरकारें, वो शॉर्ट टर्म लोन नहीं है 10 साल के जो दरमियान का होता है जी। अब सरकारें बाध्य हैं उन लोन को पटाने के लिए फिर लोन लेते। तो यहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके एक ही योजना को और व्यवस्थित ढंग से चलाएं। और 1949 में डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान सभा में बोले थे कि अमेरिका में जो प्रावधान है कि जो खर्च होना होता है उसके लिए कानून बनाएं और पार्लियामेंट और विधानसभा उसको पारित करे, विधानसभा में जाए, आपको कर्जा की क्यों आवश्यकता। ये 1949 में डॉक्टर अंबेडकर बोल चुके थे, जो संविधान में उस समय 268 अनुच्छेद कहलाता था। प्रियंका जी, आज ये 292 अनुच्छेद कहलाता है। रितेश जी, क्या कहना है इस पर आपका? जिस तरह से डॉक्टर अजय कह चुके हैं कि अब समय आ चुका है और ऐसे में कर्ज आप जरूर लेंगे बजट बढ़ाने के लिए और तमाम योजनाओं को पूरा करने के लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ एक विजन की भी जरूरत है कि इस कर्ज को कम कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ जहां एक खनिज संपदा वाला राज्य है, जहां पर खनिज से एक बहुत बड़ी आवक और एक टैक्स के रूप में हमको प्राप्त होता है। साथ में GST में हर साल हमको 6 से 7 हजार करोड़ रुपए की आय होती है। मुझे लगता है कि इन सब टैक्सों से भी हम जो है जो हमारा जो कर्ज है उसको हम कम कर सकते हैं। साथ ही हम नगरीय निकाय में आने वाले क्षेत्रों में भी जो टैक्स तो लगाए जाते हैं, मुझे लगता है कि 5 साल के इतिहास उठा के देखेंगे तो उस टैक्स में भी बड़ी धांधली हुई है। तो उस टैक्स को भी अगर हम बकाया हम सरकारी खजानों में जमा करेंगे तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार में जो कर्ज है वो धीरे धीरे 5 सालों में कम होगा। तो आने वाले समय में इस प्रकार के एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है ताकि छत्तीसगढ़ हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इन कर्जों से मुक्त हो सके और एक बेहतरीन छत्तीसगढ़ राज्य और सशक्त छत्तीसगढ़ को हम मजबूत बनाने की दिशा में काम कर सकेंगे। जी अनिल जी। देखिए प्रियंका जी, मेरा मानना यह है कि केंद्र की सरकार को सबसे पहले हेयर कट और राइट ऑफ के नाम पर जो केंद्र की सरकार ने सूचना के अधिकार में दिया है कि 25 लाख करोड़ का कुछ पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया है, ये हेयर कट और राइट ऑफ के नाम पर क्या चंद पूंजीपतियों को लाभ दिया जा रहा है, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। सख्त कदम इस पर उठाया जाना चाहिए। वित्तीय कुप्रबंधन को बंद करना चाहिए केंद्र की सरकार को और सख्त पॉलिसीज बनानी चाहिए। राज्य सरकारों को उनके हिस्से का अनुदान समय पर दिया जाना चाहिए। और जो वित्तीय कुप्रबंधन नेशनल लेवल पे चल रहा है, जिसके कारण आज राज्य और केंद्र की सरकार लगातार कर्ज के बोझ के तले दबती जा रही है, मेरा ये मानना है देखिए कि केंद्र की सरकार की इसमें बड़ी भूमिका है। चाहे आप प्रधानमंत्री आवास योजना ले लीजिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ले लीजिए, सभी में जो पहले केंद्रांश 60%
या 75% था, 25% राज्यांश होता था, उसको आज लगभग 50-50 की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया है। जीएसटी पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में। आज पेट्रोलियम पदार्थों पे 3 रुपए लगने वाला एक्साइज ड्यूटी 30 रुपए 25 रुपए हो गई है। तो आम लोगों की जेब से डाका डाला जा रहा है, लेकिन वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार इस मोदी सरकार में आम जनता है, सारी राज्य सरकारें। नहीं, लेकिन अनिल सिंह जी इस बार के बजट में 75,000 करोड़ रुपए का बिना ऋण का लोन देने की बात भी तो राज्यों को की गई है ना। निश्चित रूप से की गई है, लेकिन प्रियंका जी जब आप 25 लाख करोड़ रुपए कुछ अरबपतियों का माफ करते हैं हेयर कट और राइट ऑफ के नाम पर, तो आपको लगता है 75,000 करोड़ देखिए ऋण के रूप में देना, फिर उसकी वसूली करना, ये अलग विषय है। मैं उस पैसे की मिसलेनियस की बात कर रहा हूं जो सीधा डूब जाता है। क्या विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये लोग जो पैसा लेके भागे, उन पैसों की बात कर रहा हूं जो हेयर कट और राइट ऑफ के नाम पर पानी में डाल दिए जाते हैं, उन पैसों की बात कर रहा हूं। क्या ये वित्तीय कुप्रबंधन नहीं है? 25 लाख करोड़ जनता के बीच का चला जाना, कितने राज्यों का कर्जा उससे पटाया जा सकता है? तो देखिए पूरा देश आज वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार है जब से मोदी जी की सरकार आई। क्या कहना चाहेंगे इस पर? व्यवस्थित नहीं कर पा रहे हैं ये चीजों को, और पूरा देश, सारे राज्य सरकारें बिल्कुल प्रियंका जी, आज जब हम इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो 1998 में रूस में जिस तरह से बैंकों के साथ वो वहां की सरकार लोन ले रही थी, और हेलीकॉप्टर मनी का मतलब है करेंसी छाप करके आम लोगों में बांट देना जी। यही काम अर्जेंटीना 2001 में किया था और वो वहां के बैंक डूब गए थे जी। यहाँ 30% बहुत ज्यादा होता है, जो कह सकते हैं कि डेट जो होल्डिंग है बैंकों से, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और आईएमएफ इसीलिए चेतावनी दे रहा है। दूसरी बात है, राज्य सरकारों की आज स्थिति यह है, सभी दावा करते हैं, पिछले साल हम लोग खूब चर्चा की है कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है जी। तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ने के पीछे 2 रीजन है। एक तो इन्फ्लेशन के कारण भी जीएसटी कलेक्शन में वृद्धि हुई है, और आम उपभोक्ता जो वस्तुओं का उपयोग करते हैं अब वो बाध्य है, बेसिक नीड है जी। ये प्रमुख बात है। उद्योगपतियों से जो इनकम टैक्स आता है वह काफी कम है, 65% तो आम उपभोक्ताओं से आ रहा है औसत, कभी वो 68 हो जाता है, कभी 64 हो जाता है। आज प्रत्येक राज्य सरकारों की स्थिति यह है प्रियंका जी, जिसमें हमारा प्रदेश भी शामिल है, वो जो लोन ले रहे हैं वो अस्पतालों को गिरवी रख रहे हैं, कलेक्ट्रेट को गिरवी रख रहे हैं, तालुका को गिरवी रख रहे हैं। तो ये वित्तीय अनुशासन आवश्यक है, नहीं तो श्रीलंका भी हमारे सामने उदाहरण है या अन्य पड़ोसी राज्य भी उदाहरण है। मूल बात यह है, भारत की इकोनॉमी की जो साइज है इसकी तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन हमारा प्रति व्यक्ति आय के ऊपर कम बात होती है और प्रति व्यक्ति लोन के ऊपर कम बात होती है। तो ये पूरा क्या कार्य और कारण का संबंध है प्रियंका जी। मूल बात है, अब राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को मिल करके इसके लिए नीति आयोग को भी परामर्श देना चाहिए कि आप ऐसी योजनाएं बनाएं जिसमें वही योजना स्टेट गवर्नमेंट भी बना रही, वही सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, ऐसा ना हो, दोनों में समन्वय हो जाए तो वित्तीय अनुशासन एक प्रकार से उसकी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रियंका जी। जी रितेश जी, क्या कहना है आपका फाइनल कमेंट? देखिए, कुल मिलाकर के मैं एक ही चीज बात कहूंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है पूरे जनता के लिए काम करने के लिए अद्भुत, और जो देश दुनिया की जो बात हमारे प्रवक्ता कांग्रेस के अनिल चौहान जी ने जो बोला है, मुझे लगता है कि इस पे अध्ययन करने की आवश्यकता है कि जो 25 लाख करोड़ की जो बात कर रहे हैं, और साथ में देश की बात बाद में बताया, देश आज जो 5वीं सबसे विश्व की आर्थिक अर्थव्यवस्था मजबूत देश है। आने वाले समय मोदी जी के विजन है, तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में तो उभरने वाले हैं। तो वित्तीय प्रबंधन में ऊपर नीचे होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन देश की जनता और राज्य की जनता के लिए भी विकासकारी कार्य करने की आवश्यकता होती है। जो कर्ज जो लिए जाते हैं वो जन कल्याणकारी योजना दी जा रही है, लेकिन कांग्रेस के अपने इन 5 सालों में 70 सालों में जहां की बात करेंगे तो इनके कांग्रेस के नेताओं ने केवल अपने जेब भरने का काम किया। और आप देखेंगे कि अब आईटी का रेट बढ़ा है, ईडी का रेट, इनके घरों से 200-400 करोड़ रुपए पकड़ाया गया। तो मुझे लगता है कि सब की समीक्षा करना चाहिए, कांग्रेस को अपने यहाँ देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या सब वो देखे, क्योंकि देश की और राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करने बैठे तो मुझे लगता है कि ज्यादा सार्थक होगा और ज्यादा प्रभावशाली होगा। अनिल जी। देखिए प्रियंका जी, बहुत सेल्फ गोल मार रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, ईडी, आईटी, सीबीआई की बात कर रहे हो,
भारतीय जनता पार्टी जिसको प्रकोष्ठ बनाकर इस्तेमाल कर रही है, मेरा ये मानना है देखिए कि ईडी, आईटी, सीबीआई के भरोसे वित्तीय प्रबंधन नहीं हो सकता है, और किसी पार्टी को, दल को बदनाम करना, उसको डोमिनेट करने से भी वित्तीय प्रबंधन नहीं हो सकता है। ये बार बार हिंदुस्तान की नहीं तो अनिल सिंह चौहान जी, ईडी यदि जांच नहीं करेगी तो आप क्या चाहते हैं, किससे जांच कराई जाए? नहीं, ईडी तो जांच करे, पर ईडी पहले ये जांच करे कि 400 करोड़ की हीरोइन, 4000 करोड़ की हीरोइन अगर अदानी के पोर्ट में मिल रही है तो कहां से मिल रही है? 20,000 करोड़ उनको कहां से मिल रहे हैं? आप ये बताइए कि संजय राउत जी को 80,000 रुपए, 1 लाख रुपए के लिए 6 महीने जेल में रख देना, या छगन भुजबल जी को अपने कब्जे में कर लेना, हिमंता बिस्वा शर्मा को मिला लेना, अजीत पवार को मिला लेना, इससे देश की इकोनॉमी मजबूत नहीं, और धीरज साहू भूल जाते हैं अनिल सिंह चौहान जी। धीरज साहू भी तो याद रखिए ना फिर। जी, धीरज साहू भी तो याद रखिए ना फिर। मैं तो आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बताइए जिसके यहाँ छापेमारी हो रही है, 1000 धीरज साहू मिलेंगे आपको? उसका जवाब तो आपको धीरज साहू से लेना चाहिए। उनके पास क्यों पैसे हैं, वो कितने करोड़ के इनकम टैक्स पे हैं और कैसे पैसे मिले? मैं तो आपको इकोनॉमी की बात बता दूं कि आज हिंदुस्तान की इकोनॉमी मोदी सरकार आने के बाद इस तरह डूब क्यों रही है? बार बार हमको साइज के नाम पर क्यों भरमाया जाता है? प्रति व्यक्ति आय कम क्यों हो रही है? चंद पूंजीपति जो देश में, पूरे विश्व में 500वें नंबर पर थे, वो आज विश्व के। ठीक है रितेश जी, अनिल जी, कुल मिलाकर समय मेरे पास नहीं है, लेकिन वित्तीय प्रबंधन के साथ प्रबंधन को रोकने के साथ ही साथ भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाना बेहद जरूरी है। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। रितेश जी, अनिल जी, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ में सरकारें एक दूसरे पर सवाल उठाती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य बात यह है कि कर्ज मुक्ति को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य की ओर यदि सरकार ने नहीं सोचा, तो जिस तरह से डॉक्टर अजय चंद्राकर ने कहा है कि कर्ज का पहाड़ इतना बड़ा हो जाएगा कि निपटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आगे आने वाले समय में सरकारें इसको लेकर क्या कुछ फैसला लेती हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।